आखिरकार अपने एक फैसले से बर्बाद होने जा रहा है इसराइल, और खुद ज़ायनी मीडिया ने इसराइली मीडिया ने इसके सबूत दिए हैं। दो अहम खबरें हैं, एक एक करके ज़रा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। गज़ा पर कब्जा करने के ख्वाब देखने वाले नेतन्याहू के लिए बुरी खबर है। इसराइली मीडिया ही ये मान रहा है कि ये प्लान इसराइल की इकनॉमी की धज्जियां उड़ा कर रख देगा। इसराइलियों की जेब ही नहीं, उनके पूरे कपड़े तक फाड़ डालेगा नेतन्याहू का ये प्लान। कुल मिलाकर जंग लड़ने की चाह रखने वाला एक सन की अपने ही मुल्क की ऐसी तैसी करने पर तुला है। ये रिपोर्ट लेबनान के अल-मायदीन अखबार ने इसराइली अखबार येदियोत अहरोनोत के हवाले से 10 अगस्त को शाया की। इस खबर के मुताबिक गजा पर कब्जा इसराइल को हर साल 120 से 180 अरब शेकल यानी कि 32 से 49 अरब डॉलर का चूना लगा सकता है, घाटा दे सकता है। इससे इसराइल का बजट घाटा 7% तक पहुंच जाएगा और क्रेडिट रेटिंग भी फिर से डाउनग्रेड हो सकती है। इसराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह वार्निंग दी है कि इस प्लान को फंड करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर बजट में बहुत बड़ी कटौती करनी पड़ेगी, नए टैक्स लगाने पड़ेंगे और इस सब के बावजूद भी ये घाटा कवर नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 लाख रिजर्व फौजियों को बुलाने और गोला बारूद के खर्च के लिए हर दिन करीब 35 करोड़ शेकल यानी हर महीने 10 से 11 अरब शेकल खर्च होंगे। साल 2025 के आखिर तक ये खर्च 30 से 50 अरब शेकल तक पहुंच सकता है। वहीं गजा पर कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हर महीने 10 से 15 अरब शेकल और लगेंगे। साथ ही गजा के सिविलियंस के लिए टेम्पररी शेल्टर, खाना पीना, दवाइयों और बिजली की सप्लाई पर अरबों शेकल यानी करोड़ों अरबों डॉलर्स का एडिशनल बोझ पड़ेगा। इसराइली अखबार का कहना है कि इसराइली पब्लिक को सख्त माली तंगी के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी जेबों को दोनों हाथों से नुचवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें नए टैक्स ब्रैकेट में कमी की प्लानिंग का लंबा फ्रीज और एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में बड़ी कटौती शामिल होगी। कुल मिलाकर नेतन्याहू के कुकर फटे पड़े हैं और गजा को तबाह करने वाला इसराइल खुद एक भयानक तबाही की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसने गजा पर परमानेंट कब्जा जमाने की कोशिश की तो उसका हाल भी वही होगा जो सोवियत यूनियन का हुआ था, यानी इसराइल मंदी के कैंसर का शिकार हो जाएगा या उसकी इकनॉमी को कैंसर हो जाएगा। ये खबर यहीं तक थी। गजा फतह करने का प्लान ना तो फायदे का सौदा है और ना ही इसमें गजा पर काबू पा लेने की कोई गारंटी है। दरअसल ये एक दूसरी खबर का मजमून है। ये दूसरी खबर इसराइली अखबार येदियोत अहरोनोत ने 10 अगस्त को शाया की। ये एक ओपिनियन पीस है जो ये बताता है कि गजा में इसराइल के हाथ खाली रहने वाले हैं, कुछ आने वाला नहीं है, घाटा होगा सो अलग। ये आर्टिकल ये राज खोलता है, ये हकीकत दिखाता है कि इसराइली कैबिनेट का गजा फतह करने का प्लान एक ऐसा स्ट्रेटजिक ब्लंडर है, एक ऐसी गलती है जो होस्टेजेस की ज़िंदगी को भी खतरे में डालता है, फौजियों को थकाता है और मुल्क के अंदरूनी झगड़ों को और ज़्यादा भड़काता है। मुल्क यानी इसराइल। IDF चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़ामिर की वार्निंग साफ बताती है कि ये मिलिट्री फतह का सपना हकीकत से कोसों दूर है। ये प्लान असल में गजा पर कंट्रोल कायम करने के लिए नहीं है और ना ही इससे वहाँ लंबे वक्त तक हुकूमत चलाने की कोई गारंटी है, बल्कि लगता है कि इसका मकसद कुछ होस्टेजेस की रिहाई दिखाकर नेतन्याहू की तरफ से अपने अनभक्त, अपने सपोर्टर्स को टोटल फतह का झूठा सपना बेचना है। इस चक्कर में वो मुल्क की इंटरनेशनल साख दांव पर लगा रहा है जो बड़ी मुश्किल से बन गई थी, और घर के अंदर फूट और टकराव को और ज़्यादा गहरा भी कर रहा है नेतन्याहू अपने इन तमाम फैसलों से। हकीकत ये भी है कि शायद ये प्लान कभी पूरा लागू ही ना हो, लेकिन इसराइल को इसके नतीजे ज़रूर भुगतने पड़ेंगे। ये खुद इसराइली मीडिया कह रहा है। बाहर दुनिया में डिप्लोमेटिक तूफान और अंदर मुल्क में बढ़ती सियासी दरारें इसके शुरुआती नतीजे हैं, इसकी शुरुआती यूँ कहिए कि एक झलक है। इसराइली कैबिनेट का ये फैसला मिलिट्री लीडरशिप और हुकूमत के बीच का टकराव और ज़्यादा बढ़ा रहा है। IDF और हुकूमत भिड़ी हुई है। IDF को एक सियासी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात हर एक इसराइली के जहन में बैठ गई है और वो इसको लेकर अपनी हुकूमत से नाराज़ है, सिवाय नेतन्याहू के अंधभक्तों को छोड़कर। जैसे इधर एक जमात है यहाँ से पैदल, वैसे वहाँ भी एक जमात है जो सिर्फ तबाही का सोच रही है, लेकिन उसे नहीं पता तबाही उसकी तरफ आ रही है।
ये जो माँ बाप रो रहे हैं, बैठे हैं, अपने बच्चे का फोटो एक बाप मोबाइल में देख रहा है, दिखा रहा है, सर पकड़े है, ये उस बच्चे के माँ बाप हैं जिसका नाम मुहन्नद ज़कारिया ईद था। और वो कैसे मारा गया? जब लोगों ने, जो ममालिक गज़ा की हेल्प में एड बरसा रहे हैं, आसमान से एयर ड्रॉप कर रहे हैं, वो एक बॉक्स उस बच्चे के सर पर आकर गिर गया और वो उसके नीचे दबकर ज़ख्मी होकर मर गया। अल नुसैरियत कैंप में, सेंट्रल गज़ा स्ट्रिप का ये एक वाक़या है। वो मदद लेने गया था और उसी मदद के नीचे दबकर मर गया। ये भी एक हकीकत है। अगर ट्रकों से मदद आए तो लुट जा रही है, आसमान से गिरे तो कभी टेंट पर गिरती है, कभी बच्चों पर, वो सीधे फौत हो जाते हैं। अनस अल शरीफ का मैं आज तीसरी बार जिक्र कर रहा हूँ। मैं इस बंदे से जुड़ गया था। मैं कभी इधर उधर के ट्वीट्स पढ़ के कोई खबर नहीं देता, मैं इन रिपोर्टर्स को पढ़ता था। ये ग्राउंड रिपोर्ट बताते थे। अल जजीरा का बहुत बढ़िया रिपोर्टर था, ये शहीद कर दिया गया कल शाम। ये इसके साथ 5 और साथी एक टेंट में थे, मीडिया टेंट था, उस पर सीधा गोला मारा इसराइल ने और कह दिया कि ये हमास का मेंबर था और बल्कि एक प्लाटून का कमांडर था। Israel uses 6 contradictory labels to justify killing journalist अनस अल शरीफ। अनस अल शरीफ का कत्ल करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए इसराइल ने, IDF ने किस किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें की, कैसे कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए, खुद नहीं पता इसराइल को क्या कहें। इसे 6-7 लेबल लगा दिए। कहा नुकबा यूनिट का मिलिटेंट था ये, ठीक है। फिर कहा कि एक सोल्जर था, सिपाही। फिर कहा ये ग्रुप कमांडर था। फिर कहा कॉम्बेटेंट था। फिर इन्होंने कह दिया कि हमास की एंटी टैंक यूनिट का सेल लीडर था। इस अनस अल शरीफ को, इस 28 साल के नौजवान को इसराइल ने कल रात से कत्ल करने के बाद न जाने क्या क्या बना दिया है। पूरी दुनिया इस कत्ल पर उबल पड़ी है और अनस अल शरीफ के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी गई है। अनस ने हमें और आपको गज़ा की एक एक सच्चाई, जेनोसाइड दिखाया। गज़ा सिटी में थे ये। गज़ा सिटी में बड़ा ऑपरेशन चलना है और उसे ही कब्जाने का सबसे पहले प्लान है। लिहाजा वहाँ की तबाही दुनिया के सामने ना जाए, उससे पहले ही 6 जर्नलिस्ट मार दिए गए। छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं अनस की। लिखा है, इसराइल के एक एनालिस्ट हैं, उन्होंने खुद इसराइल से भी ये आवाज़ें उठ रही कि ये झूठ है कि हमास के मेंबर थे। इसराइल के एक कॉलमनिस्ट हैं, एक विश्लेषक हैं और एक राइटर, उनका नाम है युवाल अब्राहम। उन्होंने गज़ा के जर्नलिस्ट को निशाना बनाने की इसराइली फ़ौज की पॉलिसी को उजागर करते हुए कहा कि इसराइल ने अनस अल शरीफ के ख़िलाफ़ जो दस्तावेज़ पेश किए हैं कि वो हमास का लीडर था या हमास का मेंबर था, उसका हमास से कोई रिलेशन था, वो बाकी पिछले तमाम झूठों की तरह ही एक और झूठ है, जिनका मकसद IDF की तरफ से किए जा रहे कत्ल व गारत को ठीक ठहराना है और अपनी फ़ौज के क्राइम्स को छुपाना है। यही है। आज ये अल जज़ीरा का फ़ोटो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अल जज़ीरा के न्यूज़ रूम में अपने तमाम इन जर्नलिस्ट को, जो 6 मारे गए और ख़ास तौर में उनमें मेन नाम अनस अल शरीफ का था, उनके अलावा मोहम्मद कारिकिया, इब्राहिम ताहिर, मोहम्मद नौफाल, इन सब को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इन सब की मौत पर अश्क बहाए गए, इन सब की शहादत को याद किया गया। ये उन 5 के फ़ोटो हैं जो अल जज़ीरा का क्रू था। इन समेत 6 लोग शहीद हुए हैं। इसराइल किल्स एंटायर अल जज़ीरा क्रू इन सिंगल स्ट्राइक। सिर्फ एक गोले में पूरी अल जज़ीरा की क्रू को ख़त्म कर दिया इसराइल ने। अनस शरीफ समेत तमाम सबके फ़ोटो हैं। मेरी बिरादरी के लोग थे, मुझे दुख है। थैंक यू।